Hello friends, welcome to my YouTube channel Law Academy. I will teach you all the law subjects in detail for the judiciary exam. Without wasting your time, I am starting my video. Today's subject is Civil Procedure Code 1908. आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, हिस्ट्री एंड सम अदर टॉपिक्स ऑफ द CPC. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द CPC. Before the year 1859, there was no uniform codified law for the procedures to be followed in the civil courts. यानी कि 1859 से पहले कोई भी यूनिफॉर्म कोडिफाइड नहीं था जो सिविल कोर्ट्स के प्रोसीजर्स को फॉलो कर सके. तो एक क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में, जब उससे पहले 1859 से पहले कोई भी सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था तो उससे पहले क्या था, कैसे सिविल मैटर्स नहीं हुआ करते थे. सिविल मैटर्स हुआ करते थे तो उसका प्रोसीजर क्या था, कौन से रूल्स जो थे वो फॉलो किए जाते थे. तो उन दिनों में जो अंडर द ब्रिटिश रूल जब था तब देयर वो क्राउन कोर्ट्स हुआ करती थी इन द मोफिसल्स में. ये जो कोर्ट्स जो होती थी मोफिसल्स एरियाज़ में और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में वो गवर्न करी जाती थी. बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स होते थे सिविल प्रोसीजर के, उसके थ्रू करी जाती थी. उनके रूल्स रेगुलेशंस थे, स्पेशल एक्ट्स थे जिनको चेंज भी करा जाता था. जितनी उनको सर्कमस्टांसेस नीड्स उनको पड़ती थी उसके टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते थे. तो हम बात करते हैं अब इंडिया में सबसे पहले जो 1859 में एक यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नेम था सिविल प्रोसीजर कोड 1859. बट लेकिन ये जो प्रोसीजर कोड था 1859 ये सर्व नहीं कर पा रहा था इसका जो पर्पस था. बट दिस कोड को रिजेक्ट इसलिए भी करा गया था, इसका जो मेन रीज़न था वो ये था, ये जो कोड था दिस कोड वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू द सुप्रीम कोर्ट्स. जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट्स का मतलब है क्राउन कोर्ट्स अंडर द रॉयल चार्टर एंड द जो सदर दीवानी अदालत. यहाँ पे सदर दीवानी अदालत कौन सी है, प्रिंसिपल कोर्ट्स हैं जो अंडर द जुडिशियल प्लान में बनाई गई हैं बाय द गवर्नर जनरल के थ्रू. उसके बाद में जब वो रिजेक्ट कर दिया गया था तब उसके बाद में 1861 में हमारे न्यू कोड आया. तो तब क्या हुआ था, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड हुआ था द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द सदर दीवानी अदालत को एबोलिश कर दिया गया था तब. देन द हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय रिप्लेसिंग द सुप्रीम कोर्ट्स एंड मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. तब जो सुप्रीम कोर्ट थी एट मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में उसकी जगह को रिप्लेस करके हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था. देन तब सिविल प्रोसीजर कोड 1859 जो था वो एप्लीकेबल हुआ था टू द न्यू एस्टेब्लिश हाई कोर्ट्स पर. उसके बाद में क्या हुआ था, जो कोड ऑफ 1859 जो था उसको भी रेगुलरली अमेंड किया गया था. टाइम टू टाइम उसको जैसे भी ज़रूरत पड़ रही थी उसको रिप्लेस कर रहे थे. तो रिप्लेस किया तो एक दोबारा कोड तैयार हुआ 1877 में. उस 1877 को भी अमेंड किया गया था. फिर 1878 में आया, उसको फिर अमेंड किया गया, 1879 आया. उसके बाद थर्ड सिविल प्रोसीजर कोड वॉज इनेक्टेड हुआ था 1882 में. तो उसको भी रिप्लेस कर दिया गया था प्रीवियस कोड से. जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1882 जो है इसको भी अमेंड किया गया था सेवरल टाइम्स एंड अल्टीमेटली जो प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो 1908 है. अब हम पढ़ते हैं CPC के इंट्रोडक्शन के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं कि CPC जो है वो कौन सा लॉ है. अब इस कौन सा लॉ है को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ कितने टाइप्स के होते हैं. तो लॉ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ. जो सब्सटेंटिव लॉज जो होते हैं वो बात करते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में, और जो प्रोसीजर लॉ जो होते हैं वो बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द इन्फोर्समेंट द राइट्स. यानी कि जो सब्सटेंटिव लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल में पहले बात करते हैं कि जो सब्सटेंटिव लॉ जो है वो बेस्ड है स्टैट्यूट लॉ और कॉमन लॉ पर. ये जो इनके जो फैक्ट्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक फैक्ट्स और लायबिलिटीज़ को. जो सब्सटेंटिव लॉज जो है इसके बहुत सारे वेरियस प्रिंसिपल्स हैं. वो रिगार्डिंग उसके किसके रिगार्डिंग है, वो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग है. जैसे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पेनल कोड 1860 है एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सारे एक्ट्स जो हैं वो सब्सटेंटिव लॉ है. ये जो एक्ट हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं. उसी जगह द प्रोसीजर लॉ ऑन द कॉन्ट्ररी, द प्रोसीजर लॉ
इसको हम एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं। इसका जो मतलब है वो ये है कि जो प्रिस्क्राइब्स हैं, मतलब जो प्रोसीजर लॉ में ये चीज़ प्रिस्क्राइब है कि जो बहुत के प्रोसीजर क्या है, कि मशीनरी क्या है, मतलब कि जिससे हम अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को का इन्फोर्समेंट करा सकें। इसका जो मेन प्रोसीजर लॉ का जो काम है वो यही है कि ये हमें इन्फोर्समेंट कराता है हमारे राइट्स, हमारी लायबिलिटीज़ के, जो भी हमें सब्सटेंटिव लॉज के रूल्स में दी गई हैं। जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसीजर लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसीजर लॉ। अब हम बात करते हैं कि जो सीपीसी है, इसके कुछ डेट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो है 21 मार्च 1908। इसकी इनेक्टमेंट डेट है 21 मार्च 1908। एंड इसकी जो कमेंसमेंट डेट, आपके पास कमेंसमेंट डेट पूछे या इन्फोर्समेंट डेट पूछे, विच इज़ सेम, विच इज़ 1 जनवरी 1909। और इसको जो सीपीसी जो इनेक्टेड जो हुआ था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू हुआ था। अब हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सेक्शंस के बारे में बात करता है, और जो उसका दूसरा पार्ट जो उसमें ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। इसके जो टोटल सेक्शंस जो हैं इसमें वो 158 सेक्शंस हैं, और इसमें जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो 51 ऑर्डर्स हैं। इसके जो सेक्शंस हैं वो बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ के बारे में, और इसके जो ऑर्डर्स हैं वो बात करते हैं प्रोसीजर लॉ के बारे में। और इसमें एक और चीज़ है वो ये है कि जो इसके जो 158 सेक्शंस हैं इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसकी जो सीपीसी जो है इसको अमेंड किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो आए थे वो 1951 में आए थे, 1956 में आए थे, 1976 में आए थे, 1999 में आए थे एंड 2002 में आए थे लास्ट।